सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है इवोल्यूशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक चलती है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन जो बुक है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बुक है उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारतीय विदेश नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए या भारतीय विदेश नीति की आलोचना करते हुए इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की चर्चा आज हम करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आइए बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के बारे में। भारतीय विदेश नीति जो शुरू से ही इसकी आलोचना होती रही है, इसके जो प्रशंसक हैं वो ये कहते हैं कि ये सैनिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत भारत को मजबूती नहीं प्रदान करती थी, लेकिन इससे भारत की गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ी और राष्ट्रीय हित पूरे हुए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये केवल कोरा आदर्शवादी है, ये अव्यवहारिक है और शांति का ढोंग करने वाली और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। तो इन तर्कों के आधार पर जो नीचे दिए गए हैं भारतीय विदेश नीति की आलोचना की जाती है। सबसे पहली बात तो इसकी ये की जाती है कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में असफल है। एडी गोरावाला कहते थे कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, और राष्ट्रीय हितों में भी होता है देश की अखंडता और एकता की रक्षा करना। लेकिन इस मामले में हमारी विदेश नीति सफल हुई है। जैसे अपन बात करते हैं किसी भी देश के स्थायी राष्ट्रीय हितों में, तो ये मानते हैं किसी देश की अखंडता, देश की संप्रभुता उसका स्थायी राष्ट्रीय हित होता है। उस मामले में वह कोई समझौता नहीं करना चाहता, चाहे उसे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नियमों का ही त्याग क्यों ना करना पड़े। हंस जे मार्गेंथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक में ये बात कही है कि जब राष्ट्रीय हितों पर, राष्ट्र की सुरक्षा पर, राष्ट्र की अखंडता पर जब कोई सवाल खड़ा हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियमों की कोई राष्ट्र परवाह नहीं करता। लेकिन भारत के संदर्भ में ये कहानी उल्टी साबित हुई है। हमारी विदेश नीति हमारे स्थायी और दूरगामी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में बिल्कुल असफल साबित हुई है। जैसे हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील समझौता किया, लेकिन उसी चीन ने भारत पर आक्रमण करके हजारों वर्ग मील जमीन जो है भारत की कब्जा ली। इसके अलावा पाकिस्तान भी हमारी सैकड़ों वर्ग मील जो है पर दबाए बैठा है और हमारी विदेश नीति आज तक उसे मुक्त नहीं करा सकी है। दूसरा, गुट निरपेक्षता एक दिखावा है। आलोचकों का कहना है कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता का ढोंग किया वो केवल एक दिखावा मात्र था। 1947 से 1950 तक हम अमेरिका की तरफ झुके, 1953 से 1957 तक फिर सोवियत संघ की तरफ झुके, 57 से 62 तक फिर पश्चिमी देश अमेरिका की तरफ झुके, और उसके बाद में 62 से लेकर 77 तक हम फिर सोवियत संघ की तरफ रुझान रखते रहे। 77 से 80 तक हमने असली गुट निरपेक्ष होने का दिखावा किया। तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ और कभी पूंजीवादी देशों की तरफ हम झुकते रहे। डॉक्टर प्रकाश वैदिक कहते हैं कि या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना, या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतना समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा नहीं माने, और यदि दूसरे के बुरा मानने का डर हो तो पहले वाले से नाप तोल करके दूर हट जाना या बारी बारी से पास या दूर जाना। यही गुट निरपेक्षता की शैली रही है। यानी गुट निरपेक्षता कहते हैं कि भारत की एक दिखावा मात्र थी। तीसरा, आलोचक ये कहते हैं कि दितांत की विश्व राजनीति, शीत युद्ध की विश्व राजनीति जब थी तो गुट निरपेक्ष देशों का अपना एक महत्व हो सकता था, लेकिन आज तो शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बचा है अमेरिका, गुट बचे नहीं है, गुटों की राजनीति पिघल गई है और दितांत की विश्व राजनीति का चयन नहीं हुआ है। तो जब गुट ही नहीं रहे तो फिर गुट निरपेक्षता का औचित्य क्या है। चौथा, भारत गुट निरपेक्ष होने का दिखावा करता रहा है, लेकिन जो भारत सोवियत संधि हुई 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के मध्य जो 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि हुई, उस संधि ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति का अंत कर दिया। आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब होता है महाशक्तियों के फौजी संघर्षों से और तनाव से अपने आप को दूर करना, लेकिन एक महाशक्ति के साथ संधि करके भारत अपने इस संघर्ष और तनाव से खुद को दूर नहीं रख सकता। तो भारत सोवियत संधि ने भारत की गुट निरपेक्षता का अंत कर दिया, ये आलोचकों का कहना है। पांचवा आलोचक ये कहते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वह मित्र और शत्रु को परखने में असफल है। इजराइल, पश्चिमी एशिया में हमने हमेशा अरब देशों का समर्थन किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया, इजराइल का हमने विरोध किया। बावजूद इसके इजराइल ने हमें वर्तमान समय में अत्याधुनिक हथियार दिए हैं, टेक्नोलॉजी दी है। अवाक्स टेक्नोलॉजी इजराइल की हमें देन है।
और प्रत्येक स्तर पर इजराइल हमारा समर्थन करता रहा है। फिर भी पश्चिमी एशिया में हमारी नीति इजराइल विरोधी रही। तो कहने का मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिकता और आदर्शवाद के चक्कर में व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाते और उन्हीं राष्ट्रों का विरोध करने लगते हैं जो हमारे समर्थक प्रतीत होते हैं। विदेशी आक्रमणों का शिकार। हमारी विदेश नीति हमें विदेशी आक्रमणों से नहीं बचा सकी। जैसे 1962 में चीन ने आक्रमण करके हमारी हजारों वर्ग मील जमीन दबा ली। 1948, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण का दुस्साहस किया। तो हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत नहीं थी कि हमें आक्रमणों से बचाती। यद्यपि पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बावजूद इसके हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत होनी चाहिए थी कोई दूसरा राष्ट्र हिमाकत ना करे हम पर आक्रमण के। गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन करने के कारण हम वैश्विक राजनीति में वफादार मित्र नहीं बना सके और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान और चीन ने हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस दिखाया। प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा करती है। आज दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय होंगे और ये प्रवासी भारतीय के लिए एक राजदूत साबित हो सकते हैं, राष्ट्रीय हित में आत्मनियुक्त सैनिक की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार हमेशा अपने प्रवासियों को लेकर उदासीन रही, चाहे वो मामला म्यांमार के अंदर हो, चाहे श्रीलंका के तमिल हो, उडांगा और कीनिया में भारतीयों को नारक के जीवन जीने से गुजरना रहे। हम हमेशा अपने प्रवासी भारतीयों को लेकर उदासीन रहे हैं। अनेक देशों में वो 100 वर्षों से निवास कर रहे हैं, वहाँ संपत्ति खरीद ली है, लेकिन आज भी उन्हें व्यापार करने और राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार नहीं। भारतीयों के साथ चाहे फिजी हो, किन्या हो, उगांडा हो, गुयाना हो, सभी देशों में भेदभाव किया जाता है। यदि वही भेदभाव चीनियों के साथ किया जाता या अमेरिकन के साथ किया जाता, वियतनाम, मलेशिया या सिंगापुर में किया जाता, तो साम्यवादी होते हुए भी चीनी सरकार दुनिया में हाय तौबा मचा देती। यानी हमें अपने प्रवासी भारतीयों के हितों की चिंता नहीं है, ये हमारी विदेश नीति की एक असफलता है। सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। हम दरअसल एक व्हाइट बर्डन से ग्रसित रहे हैं, श्वेत भार से हम ग्रसित रहे हैं। फ्रांस फैनन कहता था व्हाइट बर्डन, श्वेत भार। हम गोरों को स्वयं से श्रेष्ठ मानते हैं और स्वयं को हीनता की भावना से हम ग्रसित हैं और इसीलिए हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जहाँ काली नस्ल के जो हमारे लोग रहते हैं उनकी हमने राजनीतिक उपेक्षा भी की। 1961 में पहली बार नेहरू जी मैक्सिको गए। 1968 में इंदिरा गांधी ने 9 लैटिन अमेरिकी देशों में उड़ान भरी। इन दोनों यात्राओं के दौरान भी हमारी आंखों पर अमेरिकन राष्ट्रपति मुनरो का दिया हुआ अमेरिकी चश्मा चढ़ा रहा। या तो हमने क्यूबा के महत्व को समझा, नहीं इन दबे पीछे देशों की जनता पर हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों का विरोध करने की हमने कोशिश नहीं की। ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विश्व संस्थाओं में इन देशों के संख्या बल का महत्व है, वहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना वे देश हैं जो परमाणु स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे हैं। भारत इन देशों में न केवल सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रचंड अभियान चला सकता है, बल्कि इन देशों को अपनी ओर मिला भी सकता है। लेकिन भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन गरीब देशों की जो नव उपनिवेशवाद के शिकार हुए, जो मल्टीनेशनल कंपनियां आज वहाँ पे जो खेल खेल रही हैं, विकसित देश जो उनके शोषण में लगे हुए, उनके आर्थिक संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, भारत ने उन देशों के पक्ष में खुलकर और बहुत तेज़ी से अपनी विदेश नीति के अंदर प्रखरता से जो समर्थन करना चाहिए था वो समर्थन नहीं किया। नीति निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया। आज सारी दुनिया के अंदर सूचना जमा करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। एक ऐसी विडंबना की बात है कि यूरोप, अफ्रीका या ईरान में घटनाएं हमारे राजदूतों के नाक के नीचे घटती हैं, लेकिन उनका विश्लेषण करने के लिए वे लंदन और न्यूयॉर्क के अखबारों पर निर्भर रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दुनिया के 3/4 देशों के बारे में भारत सरकार के पास जो सूचनाएं आती हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे से छनकर आती है। हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष राय बनाने में दिक्कत होती है, कभी कभी हम पूरी तरह से फिसल भी जाते हैं। 1968 में सूचना की कमी के कारण ही जो हमारी प्रधानमंत्री थी तात्कालिक इंदिरा गांधी को लैटिन अमेरिका की यात्रा अपनी बीच में रोकनी पड़ी थी, क्योंकि पेरू में क्रांति हो गई थी। मार्च 1978 में हमने दाऊद के लिए भारत में लाल गलीचे बिछाए और अप्रैल में ही उनका पत्ता साफ हो गया। अटल जी को चीन से उल्टा पाव लौटना पड़ा, क्योंकि चीन ने वियतनाम पर हमला बोल दिया। 1978-79 की ये बात है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सूचना तंत्र है, विदेश नीति का एक सशक्त विदेश नीति निर्माण में सूचनाओं का बड़ा योगदान रहता है। कोई राष्ट्र जिसके पास पुष्ट सूचनाएं होती हैं, मजबूत गुप्तचर होते हैं, जिसकी खुफिया एजेंसियां जानदार होती हैं, उनकी विदेश नीति भी सशक्त होती है। लेकिन हम सूचना के मामले में पिछड़ गए। विदेश नीति निर्माण की हमारी प्रक्रिया दोषपूर्ण है। ईरान हमारा पड़ोसी है, लेकिन 1 साल के लंबे जन आंदोलन के बावजूद हमारे अधिकारी ये अंदाज़ा नहीं लगा सके कि अयतुल्ला खुमनी वहाँ इस्लामिक क्रांति करके सत्तारूढ़ हो जाएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि CTBT पर 1996 की बात हो या सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए चुनाव हो, भारत को करारी हार देखनी पड़ी और भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ गया। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में राष्ट्रपति बुश और राष्ट्रपति पुतिन के मध्य आसन देने का ये मतलब नहीं कि भारत महाशक्ति की हैसियत रखता है। G8 की बैठक में वाजपेयी की उपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि भारत को G8 में शामिल किया जा रहा है। दरअसल पर्यवेक्षक के रूप में हम वहाँ आमंत्रित थे। हमारे अखबार बड़े बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि ये सम्मान दिया, वो सम्मान दिया। वस्तुतः हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है और धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ भी रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र की बात हो, रक्षा क्षेत्र की बात हो, तकनीकी दृष्टि से संपन्नता की बात हो, फार्मा सेक्टर की बात हो, भारत एक तेज़ी से उभरती हुई महाशक्ति है। लेकिन हमें व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए। अब स्वयं की स्थिति का वास्तविक आकलन हमें करना चाहिए। 2005 में ईरान के विरुद्ध मतदान कर हमने किया, जो परमाणु मसले पर ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। बावजूद इसके अमेरिकी दबाव के आगे हमने ईरान के विरुद्ध मतदान किया। इन आलोचनाओं के बावजूद भारतीय विदेश नीति की कुछ उपलब्धियां रही हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते। नंबर 1 कि दोनों ही शक्तिशाली गुटों ने भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है। शीत युद्ध के दिनों में भारत को दोनों ही गुटों से चाहे थोड़ी सही आर्थिक और सैनिक सहायता मिली थी। भारत दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने में सफल रहा और गुट निरपेक्षता की नीति दरअसल आदर्शवादी थी और ये विश्व शांति के पक्ष में थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने जब अपना दावा पेश किया तो ब्रिटेन ने, रूस ने, फ्रांस ने और अब अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन जो जिनेवा 1994 में हुआ, पहली बार पाकिस्तान के विरोध में भारत ने स्कोर किया। ईरान और चीन जैसे देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना ने जब घुसपैठे घुसा दिए तो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, G8 सहित अनेक देशों ने भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। कारगिल के संघर्ष में अमेरिका ने भारत का प्रखर एवं मुखर समर्थन किया और पाकिस्तान इससे अलग थलग पड़ गया। ये हमारी विदेश नीति की एक जीत थी। परमाणु परीक्षण करके भारत ने अपनी संप्रभुता का इजहार किया और अमेरिकी विरोध को अनदेखा कर सका। जून 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद चीन को एहसास हो गया कि भारत अब पहले की तरह कमज़ोर राष्ट्र नहीं है, उससे उलझा नहीं जा सकता। भारत आर्थिक और सैनिक मामलों में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और विश्व समुदाय की सहानुभूति और समर्थन भी उसे मिल रहा है। अभी चीन के साथ जो झगड़ा हमारा चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चल रहा है और सेनाएं आमने सामने एक दूसरे के हो गई हैं। दो स्टैंड ऑफ लद्दाख के अंदर बना हुआ है अभी ईस्ट लद्दाख के अंदर, और कुछ सैनिक हमारे आमने सामने की प्रत्यक्ष लड़ाई में हताहत भी अभी हुए थे। मारपीट के उस प्रकरण में 20-25 सैनिक हमने खो दिए थे। चीन के भी काफ़ी सैनिक मारे गए उस घटनाक्रम में। तो भारत आज चीन से आंख मिला के बात कर रहा है। ये 1962 वाला चीन नहीं है। ये भारत उभर चुका है, एक बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है, एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। ये हमारी विदेश नीति की उपलब्धि है कि विश्व के देश आज इस मुद्दे पर चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़े हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद भी करना है। भारतीय विदेश नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल आपको याद करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।